एक ने तो मुझे धमकी दिया है कि आपको जो है 10 दिन के अंदर मार देंगे। आप यहाँ पे हमको बुला के कड़वा सवाल पूछ रहे हैं। आप जाइए ना बंगाल में ममता बनर्जी के किसी समर्थक से पूछ के दिखा दीजिए, झोंटा नोच देगा सब। 200 से ज़्यादा पत्रकारों को जेल जाना पड़ा है, ना जाने कितने पत्रकारों पे केस हुआ। टीवी न्यूज़ 11 के मालिक जो है जेल गए। यहाँ पे तो रोज पेपर लीक हो रहा है। यहाँ पे अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वैकेंसी जो है, जो पिछला जितना भी वैकेंसी है उसको 6 महीना में हम क्लियर करेंगे। जो रांची में 2 फ्लाईओवर बना और जाके बोले लोग, काटे लोग पिता की पहला फ्लाईओवर है रांची में। अब जरा बताइए, इस देश के ना जाने कितने राजधानी में कितना सारा फ्लाईओवर बन गया। यानी हेमंत सोरेन ने ये साबित कर दिया कि आदिवासी के किसी भी व्यक्ति को जो है हम तब तक सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं जब तक हम जिंदा हैं। मैं राजनीति के जरिए जो है मैं अपने बिहार का और देश का भला करना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और मैं कह रहा हूँ कि अगर वोट नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लाइव इंडिया हर पल के कार्यालय में आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे। जी हां, मैं बात कर रही हूं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी में इनकी एंट्री ने हर किसी को जो है वो इनकी ओर ध्यान देने के लिए जो है वो काफ़ी कर दिया है। और जब मनीष कश्यप झारखंड की धरती पर है, बीजेपी कार्यालय में लगातार पहुँच रहे हैं, भाजपा के नेता भी हैं और फेमस यूट्यूबर भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज इनसे कुछ सवाल जवाब लाइव इंडिया की टीम ले ले। मनीष कश्यप जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि झारखंड की धरती पर फिलहाल आप हैं और यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी साफ तौर पे नज़र आ रही है। आपका यहाँ होना कितना महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही आपको लेकर के देख करके सवाल यही मन में आता है कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के भी कुछ चीज़ें स्पष्ट है क्या? नहीं, मैं झारखंड से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी की सरकार किसी भी हाल में बने, उसके लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि जब मैं यहाँ पे आया तो कुछ लोगों को जो थोड़ा सा मिर्ची लगा कि इसलिए कि मैं जेन्युइन फैक्ट्स और डेटा पे बात करता हूँ, और जब डेटा पे बात किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है। जैसे झारखंड 2014 से 2019 में झारखंड में क्या क्या हुआ, किस प्रकार से झारखंड का विकास हुआ, 2019 से 24 के बीच में झारखंड कैसे गर्त में चला गया, कैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सरकार सिर्फ झारखंड को लूटने का प्रयास किया, और उस 5 साल में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी को जो है झारखंड में बसाने का प्रयास किया। ये सारा जब फैक्ट्स के साथ मैंने डेटा रख दिया तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया, इसलिए बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का सवाल ये भी है कि मनीष कश्यप से जानना चाहते हैं कि एज ए यूट्यूबर आप अपने करियर को किस तरीके से देखते थे, और अब आप राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, तो कैसे इन दोनों के तालमेल को आप संभालते हैं, चूँकि यूट्यूबर आप अभी भी हैं और राजनीति में भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक पत्रकार क्या कर सकता है, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास उठा के देख लेना। जब एक पत्रकार ठान लेता है तो पूरा देश बदल देता है। उस समय सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया 90 के दशक के बाद आया, और डिजिटल मीडिया सन 2010 के बाद आया डिजिटल मीडिया। तो जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था और पत्रकार को जो है सरकार ने परेशान करने का प्रयास किया, अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्र धर्म और पंचजन के संपादक थे। उस समय नेहरू की सरकार थी और नेहरू की सरकार ने उसे बंद करने का प्रयास किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी सोचे कि जब पत्रकारिता का गला राजनीति घोटने का प्रयास करे तो इन राजनीतिक गलियों में घुस जाना चाहिए, और अटल बिहारी वाजपेयी घुस गए। मैं भी एक यूट्यूबर हुआ करता था, डिजिटल पत्रकार लोग बोलते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया का जो पत्रकारिता का एथिक्स होता है उसको हम लोग कभी फुलफिल नहीं किया, और वैसा पत्रकार हम लोग अपने आप को कहे भी नहीं। लेकिन यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता था, मुझे परेशान किया गया, मेरा गला दबाने का प्रयास किया गया, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। अब जब कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया तो मेरा 9 महीना कौन लौटाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है मैंने सोचा कि बार बार ये लोग पत्रकारों का या डिजिटल रिपोर्टरों का जो है गला दबाने का प्रयास करेंगे, तो क्यों ना एक बार इनकी गलियों में घुस के जो है ना इनके अहंकार को आग लगा दिया जाए। और मैं घुसा उनके गलियों में, और जब मैं घुसा तो सबसे पहले तेजस्वी यादव के अहंकार को आग लगा, और वो जो है सत्ता से बेदखल हो गए, अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं।
तमिलनाडु गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट, उस समय तेजस्वी यादव की सरकार थी, 2 सरकारों से मैं लड़ के जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे यूट्यूबर लोग कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपने पार्टी में शामिल इसलिए किया कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर था। अगर अच्छा यूट्यूबर नहीं होता तो नहीं शामिल करता, ये चीज़ें हैं। तो शामिल किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते भी जो है मुझे गर्व महसूस होता है, मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी में एक आज़ादी है, आप मुद्दों पे बात कर सकते हैं। हम लोग पार्टी फोरम में अगर कुछ होता है, कुछ चीज़ें होता है तो हम लोग सीधे बोलते भी हैं। हम लोग आपने आज़ादी की बात कही कि पार्टी फोरम में कुछ होता है तो आप लोगों को वो आज़ादी मिलती है बोलने की, लेकिन अभी झारखंड की जो परिस्थितियां है, बीजेपी में भाजपा के नेता नहीं रहे, उसे जेएमएम में कर दिया गया है, कांग्रेस में कर दिया गया है, खुद के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं खुद के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, कहीं नहीं किया जा रहा है। हाँ, 1-2 कार्यकर्ता जो है भूला के भटक के जो है वो जेएमएम में चल, जैसे चंपई सोरेन का अक्सर लोग बात कर रहे हैं। चंपई सोरेन जो है उनका 6 महीने का जो कार्यकाल रहा वो अच्छा रहा। जब वो मुख्यमंत्री थे तो हेमंत सोरेन को जो है जेल से निकलने के बाद चंपई सोरेन को हटाने की क्या जरूरत थी? यानी हेमंत सोरेन ने ये साबित कर दिया कि आदिवासी के किसी भी व्यक्ति को जो है हम तब तक सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं जब तक हम जिंदा हैं। यानी हेमंत सोरेन चाहते ही नहीं है। चंपई सोरेन में क्या कमी था? चंपई सोरेन को लगा कि नहीं, मैं गलत नाव पे सवार था, मैं यहाँ पे जो है सही नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में जाके अच्छा काम कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हर एक पार्टियों में होता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं जाते हैं, जेएमएम में लोग नहीं जाते हैं, हर एक पार्टियों में जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस विचारधारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं तो वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। वो झारखंड के मूल निवासी को, आदिवासियों को जो है सम्मान दिलाने के लिए जुड़ रहे हैं। सम्मान दिला, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग आदिवासी नेता को सीएम बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? जेएमएम ने अपने परिवार के अलावा किसी आदिवासी नेता को सीएम बनाया है झारखंड में आज तक? आप बताइए। तो आदिवासियों का इज्जत कौन करता है? चंपई सोरेन। हटाया क्यों फिर? जब चंपई सोरेन को सीएम बनाया तो हटाया क्यों? रबर स्टाम्प के लिए सिर्फ बनाया आप कि जब तक जेल में रहेंगे तब तक चंपई सोरेन जी वो झेल लेंगे, आज जेल से बाहर निकलेंगे तो इनको लात मार के भगा देंगे। तो अभी भाजपा क्या सोचती है कि चंपई सोरेन के सहारे आदिवासियों के गढ़ में सिंधमारी करके वो सफलता हासिल करें? भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, उसके अलावा झारखंड में अनेकों चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास। बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, दीपक प्रकाश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब कि मैं गिना, नेता अलग पार्टियों से हैं, जेवीएम से बाबूलाल मरांडी जी आए हैं। उनकी पार्टी जो है, अभी बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी जो है विलय हो चुका भारतीय जनता पार्टी में। यही है मनीष जी। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने वही बोला ना कि किस विचारधारा के साथ लोग आ रहा है यहाँ पे अगर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आ रहा है, यहाँ पे झारखंड को बचाने के विचारधारा से आ रहा है, तो स्वागत है उनका, हम सम्मान देंगे, हम सबको सम्मान देते हैं। अपने नेताओं को नजरअंदाज करके किसी को नजरअंदाज नहीं किया जाता। अपने नेताओं को, अपने पार्टी के किसी नेता को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। अब मान लीजिए कि आप ही का चैनल चल रहा है तो सब किसी को प्राइम टाइम पे मौका नहीं मिल सकता है, सब किसी को स्टूडियो में बैठ कर इंटरव्यू लेने का मौका नहीं मिल सकता है। तो कुछ लोग आपके टीम में भी नाराज होते हैं, तो ये टीम है, नाराजगी चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको जो है अपने अंदर लेके चलता है और सारे समस्याओं का समाधान करता है। मनीष जी, आप एक युवा हैं और जब युवा बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं और खास करके मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को युवा काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे। जयराम महतो का यहाँ जिक्र करेंगे, क्योंकि आप ही की तरह युवा है, दबंग अंदाज में बोलते भी हैं, तीसरा विकल्प बन के उभर रहे हैं। मेरे तरह युवा वो नहीं है, उनका कैटेगरी अलग है, मेरा अलग है। वो झारखंड को तोड़ने की बात करते हैं, वो बाहरी भीतरी की बात करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं, हम अखंड भारत की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश पे भी चढ़ाई करेंगे और बांग्लादेश को भी भारत में मिलाएंगे। लेकिन नहीं, लेकिन वो अपने ही देश में बोलते हैं कि यहाँ के लोगों को भगा देना चाहिए, वहाँ के लोगों को भगा देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, वैसे। एक मिनट, ज़्यादा समस्या झारखंड में बांग्लादेशियों ने किया है कि किसी और ने किया है? आप बताइए, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री किसकी वजह से? बांग्लादेशी मुद्दे पे जो है कहीं नहीं तो कहीं ये खामोश रहते हैं। क्यों खामोश रहते हैं? क्योंकि
चाइना और गल्फ कंट्री का पैसा बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल में आता है और पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड के कुछ नेताओं के पास आता है कि बांग्लादेशियों को बसाओ, बांग्लादेशियों को बसाओ और मुद्दे से लोगों को डाइवर्ट कर दो। ये लोग मुद्दे से डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। एक सड़क उन्होंने बनवाया है झारखंड में, एक आदमी को नौकरी दिलवाया है उन्होंने झारखंड में, एक आदमी के जीवन को बदला है, एक एम्बुलेंस चलाया है झारखंड में जयराम महतो ने, एक अस्पताल का स्थिति सही कराया है, एक ब्लॉक का स्थिति सही कराया। जयराम महतो सत्ता में नहीं है। हम तो जब नहीं थे तब कई रोड बनवाए हैं बिहार में, नहीं थे तब हम बिहार में नहीं थे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब नहीं थे तब हम तेजस्वी यादव की सरकार थी तब लड़ लड़ के वीडियो बना बना के रोड बनवा दिए लोगों का जीवन बदलने के लिए। हम लोगों को नौकरी दिलवाएं, रोजगार दिए, हम लोगों का स्टार्टअप योजना के तहत लोन दिलवाएं ताकि वो बिजनेस करें। हम बिहार में एक्सप्रेसवे लेके आए, हम बिहार में इंडस्ट्रियल हब लेके आए बहुत सारे जगहों पे। इस पे बात करते हैं क्या? वो नहीं करते हैं। इस पे बात होना चाहिए और इस पे जो बात करेगा उसको युवा नेता आप लोग कहिए। इस पे जो बात नहीं करेगा ना उसको युवा नेता मत कहिए। झारखंड में कई गो एक्सप्रेसवे बनवाएं, झारखंड में 100 मीटर का रोड बनवाएं, एगो गांव में जाके रोड पे जाके बैठ के प्रदर्शन किए। हमको बुलाता है लोग झारखंड में, बोलता है लोग कि भैया हमारे गांव में रोड नहीं है, बनवा दीजिए ना। हम जाके झारखंड में अनेकों जगहों पे जा के सड़कों पे बैठ बैठ के वीडियो बनाए और रोड के लिए आवाज़ उठाए। मोराबादी मैदान में जब युवा जो है जेएमएम का लाठी खा के जो है थक हार के बैठे हुए थे तो कोई जो है वो जो जयराम क्या नाम आप रख रही हैं, कोई नहीं आया युवाओं के लिए। मनीष कश्यप किया और युवाओं के लिए आवाज़ उठाया। मनीष जी, आपने आवाज़ उठाई और आपकी आवाज़ को सबने सुना भी है और आपको सब मानते भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपको झारखंड के युवा बुलाते हैं और आपसे आंदोलन करवाते हैं ताकि न्याय मिले। मेरा सवाल यही है कि जयराम महतो आपने कहा बाहरी और भीतरी का जिक्र वो करते हैं। उनका कहना है कि जो झारखंड के लोग हैं वो यहाँ के लोगों को भगाने की बात नहीं करते, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उन्हें यहाँ की नौकरियों में हिस्सा मिले। करते हैं, एकदम बिल्कुल करते हैं। और हाँ, मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को यहाँ के नौकरी में हिस्सा मिलना चाहिए। किसने रोका है? काय नहीं हेमंत सोरेन लगा दिए, मिलना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं हमारे सरकार का ये प्राइमरी एजेंडा है, कह रहे हैं हम लोग। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे के लोगों को जो है हम लोग डराएंगे, धमकाएंगे और उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ, दूसरे राज्यों के बहुत सारे बिजनेसमैन को जो है ब्लैकमेल किया जाता है यहाँ पे और एक आदमी के द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। ये सही है क्या? ये सरासर गलत है। सबका सम्मान होना चाहिए और सबका सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार झारखंड में थी तो आपने देखा होगा कि झारखंड में एक्सप्रेसवे और हाईवे कितने सारे चीज़ों का निर्माण हुआ, एम्स का, एयरपोर्ट का, इन सारी चीज़ों का। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि टुकड़ों में जो है ना नोच के खाया जाए। वैसा हम लोग नहीं होने देंगे और जनता के सामने सच्चाई लेके आएंगे। ये जनता जनार्दन होती है मनीष जी और फैसला जनता को ही करना है। लेकिन हमारे पास इस वक्त हमारे कुछ युवा पत्रकार है, कुछ जानकार पत्रकार है जो आपसे कुछ सवाल रखना चाहेंगे और मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दीजिए। सबसे पहले रत्नेश, मैं चाहूँगी कि आपका जो सवाल है वो आप मनीष जी से करिए। मनीष जी, झारखंड में बने हुए 24 साल हो गए हैं, बीजेपी की भी यहाँ गवर्नमेंट थी। यहाँ के युवा जो हैं आज भी दूसरे राज्यों में पलायन के लिए जाते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 5 साल में जेएमएम कितने लोगों को रोजगार दे पाई? देखिए, आपको नहीं पता है 5 साल जेएमएम की सरकार नहीं रही है। इसके पहले शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार रहे हैं। हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस की भी यहाँ पे सरकार रही है और सबसे ज़्यादा जो है इंडी गठबंधन के लोगों की सरकार रही है। नेट पे उठाइए और सर्च मारिए, सन 2000 से लेकर 2024 तक, इस बीच में जो है 14 साल सरकार ये लोग चलाए हैं। 14 साल सरकार जो है इन लोगों ने चलाया है। बाप बेटा दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों के दोनों। गठबंधन का सहयोग बीजेपी से मिला क्या? गठबंधन में बीजेपी भी थी? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप देखिए कि 14 साल सरकार में कौन था? 14 साल हम विपक्ष में बैठे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 साल विपक्ष में बैठे हैं झारखंड में। हम सरकार में कम दिन रहे हैं और रघुवर दास की जब सरकार थी तो आप कंपैरिजन कर लीजिए कि पिछले 5 साल में ज़्यादा विकास हुआ कि रघुवर दास जी के सरकार के समय में ज़्यादा विकास हुआ। रांची का जो एरिया बढ़ा वो रिंग रोड के वजह से बढ़ा और रिंग रोड का निर्माण रघुवर दास जी ने कराया। रांची के जाम की समस्या फीता कोई काट ले, रोडवा तो फ्लाईओवर तो पास रघुवर दास जी ने कराए थे। सिलापट वहाँ से तोड़ के थोड़ी हटा दीजिएगा। पैसा तो उसी समय मिला था ना, ठेकेदार को उसी समय अलॉट हुआ था ना पैसा। जो रांची में 2 फ्लाईओवर बना और जाके बोले लोग, काटे लोग फीता कि पहला फ्लाईओवर है रांची में। अब जरा बताइए,
इस देश के ना जाने कितने राजधानी में कितना सारा फ्लाईओवर बन गया, और पहला फ्लाईओवर का फीता जो है हेमंत सोरेन जाके 2024 में काट रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है ना, ये लोग नहीं चाहते थे कि वो फ्लाईओवर का निर्माण कंप्लीट हो। 2018 या 19 में जो है वो पास हुआ था, शिलान्यास हुआ था। रघुवर दास जी का टारगेट था कि 2021 तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने बीच में अड़चन लगाया, ज़मीन एक्विजिशन का अड़चन लगाया, कोर्ट में बहुत सारा मैटर लेके गए, लेकिन उसके बावजूद जो है फ्लाईओवर बना ना। आज जाम से मुक्ति मिली कि नहीं आप लोगों को? तो बीजेपी की सरकार काम करती है और हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने का प्रयास करती है। सर मैं आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ, अच्छा लगता है। जैसे आप जाके वहाँ पे एक्सपोर्ट ऑन द एक्सपोर्ट, जैसे कि आप हर चीज़ बता के, जैसे कि सरकार रोड ये वो जो भी रहता है वो सब बताते हैं, दिखाते हुए, मतलब प्रूफ के साथ में दिखाते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। झारखंड में हमारे जैसे युवा को हमेशा ये दिक्कतें आती है, जैसे कि अभी पेपर लीक वाला मामला बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब भी होते हैं, तो उनको आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, और यहाँ 2-2 दिनों तक, मतलब 150-200 किलोमीटर तक जाके वहाँ पे रहना पड़ता है, उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। बाद में उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बारे में बोले कि आप क्या बोलेंगे? देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी योगी आदित्यनाथ ने 7 साल में क्लियर किया। 2 लाख वैकेंसी उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में क्लियर कर दिया। एक बार पेपर लीक हुआ, कुछ लाल टोपी वाले गुंडे जो है पेपर लीक किए थे, सबूत भी आया, सब जांच में सबूत आया, सब उन गुंडों का व्यवस्था भी हुआ, घर पे बुलडोजर भी चला, और 6 महीना के अंदर अंदर एग्ज़ाम हुआ। और जब 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम हुआ तो उस समय जो है बसेस फ्री कर दी गई कि बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देंगे, और रहने के लिए, बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था दिया गया। हालांकि सब बच्चों के लिए नहीं, 60 लाख बच्चे थे, 60 लाख के लिए नहीं, लेकिन जगह जगह पे कैंप लगाया गया। योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया, फिर भी वहाँ पे भी पेपर लीक हो गया तो उन्होंने व्यवस्था किया। यहाँ पे तो रोज़ पेपर लीक हो रहा है। यहाँ पे अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वैकेंसी जो है, जो पिछला जितना भी वैकेंसी है उसको 6 महीना में हम क्लियर करेंगे, 6 मंथ में हम क्लियर करेंगे। युवाओं को रोजगार देंगे, झारखंड के युवाओं को जो है मान सम्मान, इज्जत और रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। हाँ, हालांकि दुनिया की कोई भी सरकार जो है आपके सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता, आपके सारे उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता है, या किसी राज्य या किसी देश के सारे लोगों को खुश नहीं कर सकता है। एकदम 100%। हम भी आएंगे, हमसे भी सवाल पूछिएगा, जहां गलतियां होगी वहां बताइएगा, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी ना तो किसी पत्रकार के ऊपर केस मुकदमा नहीं होगा। झारखंड में पिछले 5 साल में कितने पत्रकारों पे केस हुआ? 200 से ज़्यादा पत्रकारों को जेल जाना पड़ा है, ना जाने कितने पत्रकारों पे केस हुआ। टीवी न्यूज़ 11 के मालिक जो है जेल गए, न्यूज़ चैनल के ही मालिक थे। कल आपके ऊपर भी केस हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार आएगी ना तो हम वादा करते हैं कि आप हमसे चाहे जितना कड़वा सवाल पूछ लीजिए, हम आपके ऊपर कभी केस नहीं करेंगे। और उठा के देख लीजिए, भारत में ऐसे अनेकों लोग हैं जो बेवजह बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी मोदी जी ने किसी के ऊपर केस नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी पत्रकार के ऊपर केस नहीं किया। बिहार में 17 महीना के अंदर 250 से ज़्यादा पत्रकारों पे केस हुआ जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो 250 से ज़्यादा। आप तमिलनाडु में चले जाइए, सौकू शंकर एक यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं वहाँ के, जिस सेल में मैं बंद था उसी सेल में मेरे से 10 दिन पहले वो बंद थे। सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आए, उसके बाद फिर सरकार जो है दूसरा केस में जेल डाल दी, फिर हाई कोर्ट ने बेल दिया, फिर जेल डाल दी, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आए और सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है। तो इस प्रकार की स्थिति है विपक्षी की। आप यहाँ पे हमको बुला के कड़वा सवाल पूछ रहे हैं, आप जाइए ना बंगाल में ममता बनर्जी के किसी समर्थक से पूछ के दिखा दीजिए, झोंटा नोच देगा सब। चलिए, यही तो आपकी खासियत है कि हम आपसे कड़वे सवाल पूछ सकते हैं और आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। अगला सवाल संजय जी मैं चाहूंगी आप पूछिए। मनीष जी, आपसे सवाल ये है कि जब आप जेल में थे, आपने ललकारा था तेजस्वी यादव की सरकार, चूंकि उस समय नीतीश और तेजस्वी के साथ में उनकी सरकार थी। आपने कहा था कि मैं जेल से बाहर आऊंगा, 60 दिन के अंदर में सत्ता से आपको बेदखल कर दूंगा। आपके झारखंड के चुनाव में एंट्री हुई है, तो क्या लगता है इस बार वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है? देखिए, मैंने 180 दिन बोला था और लगभग 38 दिन के अंदर अंदर वहाँ की सरकार गिर गई। जब मैंने ये बात बोला था तो
बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाए थे, उन्हें लगा था कि अरे कुछ भी है बोल दिया, यूट्यूबर है, फ्लो में बोल दिया। जब सरकार गिर गई तो वहीं लोग बोलने लगे कि अरे यार तुमने तो बोला वो और हो गया। क्योंकि जब मैं बोला था उस समय नया नया ही गठबंधन नीतीश जी का और तेजस्वी जी का हुआ था। आप सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, भगवान सुनते हैं। मैंने सरकार नहीं गिराया, भगवान ने गिराया। भगवान ने वो ऐसा परिस्थिति पैदा कर दिया जिस वजह से सरकार गिर गई। झारखंड के अभी संथाल परगना के लोग परेशान हैं। उनकी बहन बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है। उनके घर में घुस के जो है उनके ज़मीन पे अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। अभी रांची में एक घटना घटा है जहाँ पे 9 एकड़ ज़मीन पे मस्जिद जो है बनाने का प्रयास किया गया है आदिवासी लैंड पे। अभी रांची की घटना है, रांची की अभी 1 महीना पहले की घटना है। हालांकि स्टे उस्टे लगा है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम के जो सीएम जो सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला तो फिर स्टे उस्टे लगा है। ये चीज़ें हैं तो उन लोगों का दिल का एक ही पुकार है कि किसी भी हाल में जो है यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार जो है जाए और एक अच्छी सरकार आए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। हालांकि दुनिया में कोई भी सरकार आ जाएगी सारे समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, लेकिन कम से कम पब्लिक के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे ऐसी सरकार आए। कम से कम बांग्लादेशियों को यहाँ से मार के भगाए ऐसी सरकार आए। कम से कम आप अपने घर पे ना रहें तो आप अस्वस्थ रहे कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी दादी, आपके दादा, आपके चाचा घर पे सुरक्षित हैं, ऐसी सरकार आए। नहीं तो आज के समय में संथाल परगना में आप चले जाइए और स्थिति देख लीजिए। जामताड़ा पूरे दुनिया का साइबर फ्रॉड का हब बन गया। क्यों नहीं चला किसी के घर पे बुलडोजर? और जामताड़ा में जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं वो कौन से कम्युनिटी से आते हैं आपको पता है? आप बोल नहीं सकते हैं। आपको हिम्मत है तो जाके जामताड़ा में बोल के दिखा दीजिए। आप वहाँ से सही सलामत अपने पैरों पे आ नहीं सकते हैं। ये स्थिति हो गई है जामताड़ा की। और जामताड़ा के जो साइबर फ्रॉड है वो लूटते किसको हैं? गरीब ट्राइबल लोगों को, गरीब आदिवासी लोगों को। उनके खाते में 10,000 रुपया आता है, 5,000 रुपया लूट लेते हैं। क्योंकि अडानी के खाते में अगर पैसा आएगा लूटेगा तो अगला दिन पुलिस आ जाएगा, आपको उठा के लेके चला जाएगा। किसी बड़ा बिजनेसमैन के खाते में या सांसद विधायक के खाते में पैसा आएगा, अगर लूटेगा तो अगला दिन गिरफ्तारी तय है। सवाल यह है कि झारखंड बने हुए तकरीबन 24 साल हो गया। वैसे तो कहा जाता है कि झारखंड जो है कि बाकी राज्यों में से सबसे अमीर राज्य है। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड की कहावत भी है कि गोद में अमीरी और कोख में गरीबी। उल्टा बोल दिए। हाँ, उल्टा हो गया। हाँ। कि कोख में अमीरी है। हाँ। और गोद में गरीबी। गोद में वजह क्या है? वजह एक तरफ ये भी देखा नहीं, सुनिए वजह मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री विजन नहीं, रघुवर दास जी के पास था, बाबूलाल मरांडी जी के पास था, अर्जुन मुंडा जी के पास था। और ये लोग जब रहे हैं, जब बने हैं तो इन लोगों ने काम किया। आप उठा के देख लीजिए इन लोगों का कार्यकाल। रघुवर दास जी ने कितना सारा काम किया, अर्जुन मुंडा जी ने कितना सारा काम किया। बाबूलाल मरांडी जी पता है साइकिल योजना सबसे पहले उन्होंने ही लॉन्च किया था। स्कूल में बच्चों को ड्रेस के लिए उन्होंने ही लॉन्च किया था। झारखंड में बच्चों के लिए साइकिल, ड्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें। रघुवर दास जी आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर चमका देंगे, हम हर जगह पर रोड पहुँचाएंगे। नक्सल एरिया में भी जहाँ पे ठेकेदार काम करना नहीं चाहते थे वहाँ पे बोला गया कि अगर तुम्हारे सामान को कुछ नुकसान होता है, जेसीबी या ट्रक को नुकसान होता है, हम मुआवजा देंगे, तुम जाके वहाँ पे रोड बनाओ। और नक्सलाइट जो लोग थे उन लोगों को मजबूरी में मुख्य धारा में आना पड़ा या नहीं तो जेल में जाना पड़ा। तो रघुवर दास जी के पास विजन मिशन था। लेकिन जब आप फ्री में मुख्यमंत्री का कुर्सी पा जाइएगा, जैसे हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटा हैं, अगर शिबू सोरेन के बेटा नहीं होते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनते? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। और अगर शिबू सोरेन के बेटा अगर आप होते, क्या नाम हुआ आपका बताइए? संजय जी, अगर शिबू सोरेन के बेटा आप होते तो आज आप कहाँ होते? आप बताइए। वहीं पर जहाँ बैठे हुए। तो वो कहाँ होते? वो अभी कहीं झक मार रहे होते। एक भाई तो ऐसे भी बाहर है ना, सत्ता से। देखिए सत्ता में है लेकिन किसी मंत्री परिषद में नहीं है, मंत्रिमंडल में नहीं है। अब सोचिए, बीबी जो है उनको जो है दायित्व मिला है, उनको पद मिला है, उनको इज्जत मिल रहा है, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जा रहा है और भाई को भगा दिया जा रहा है। तो औरंगजेब वाला शासन जो है ना अब झारखंड में खत्म। परिवारवाद तो सभी पार्टियों में है, भाजपा में भी है। परिवारवाद सभी पार्टियों में भी अब भाजपा में बताइए तो शिवराज सिंह चौहान का बेटा मुख्यमंत्री है? नहीं है। ठीक है। अभी सवाल एक मिनट, भाजपा में एक मुख्यमंत्री का बेटा का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री बना है अभी। मुख्यमंत्री नहीं बना है, लेकिन अमित शाह के बेटे के बारे में कौन सा मंत्री? लेकिन खेल विभाग में है। खेल विभाग में है भाई, तो क्यों है? सवाल ये भी है। नहीं क्यों? देखिए यही चीज है ना गलत है। मान लीजिए कि आपके पिताजी न्यूज चैनल में काम करते हैं, कल को आप पत्रकार बन जाए
पत्रकार बन जाए, तो लोग ये थोड़ी पूछेंगे क्यों बन गए। आप देखिए, अगर अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके बेटा जो है गुजरात के मुख्यमंत्री होते तो भाई समझ में आता। जैसे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे, बफोर्स घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए, भतीजों को नहीं बनाए, भतीजों को नहीं बनाए, बेटा को बना दिए। शिबू सोरेन की स्थिति देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की स्थिति देख लीजिए, डीएमके का करुणानिधि का स्थिति देख लीजिए, आप बाला साहब ठाकरे देख लीजिए, उनके बेटा जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए और बने, और उसके बाद से उनकी सरकार भी गई। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता का नाम बता दीजिए। आज पता है राजनाथ सिंह जी के जो बेटा है ना, उनको इसलिए मंत्रालय में नहीं शामिल किया जाता है कि दिखता है कि राजनाथ सिंह जी जो है ऑलरेडी मंत्री हैं, जबकि राजनाथ सिंह जी के बेटा टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। यहाँ तो नौवा फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आप बताइए ना, नौवा फेल को। और जय शाह ने क्या काम किया है बीसीसीआई के लिए, क्रिकेट के लिए क्या काम किया, उठा के देख लीजिएगा। बिल्कुल काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि सभी पार्टियां एक ही थाली की चट्टी। ना, सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे कैसे है, आप बताइए कैसे। अगर आप परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं तो फिर जो जनता है वो ये भी जिक्र कर रही है। नहीं है, अभी नहीं है। जब जब यशवंत सिन्हा थे तब जयंत सिन्हा नहीं थे। राबड़ी देवी विधायक, मीसा भारती राज्यसभा सदस्य, तेज प्रताप यादव जी विधायक, उनके विपक्ष का लिस्ट थोड़ा बड़ा है मनीष जी, समझते हैं उनका लिस्ट थोड़ा लंबा है परिवारवाद का। बहुत लंबा नहीं है, बहुत लंबा है। और फिर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर क्यों नहीं चलती? चलिए मानते हैं कि विपक्ष के पास परिवारवाद है। कौन सी थे भाजपा के? नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा कब तक अपनी राजनीति रोटी सेकेगी? भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। अब बताइए कितना देवेंद्र फडणवीस, योगी और मोदी के नाम पे भाजपा कितने चुनाव जीत? शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस। आप मेरा सवाल सैनी जी हरियाणा के जो सीएम है, तीसरी बार हरियाणा में रिकॉर्ड बन गया। पहली बार कोई सरकार 3 बार कंटिन्यू की। जब हम लिस्ट जब हम बता रहे हैं तो आप जो है सवाल घुमा दे रहे हैं। मनीष जी, एक और सवाल है। एक आपकी सरकार के हालांकि कई मंचों से जो है कि सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी का एक डायलॉग रहता है, नारा भी है, न खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन झारखंड की स्थिति जरा गंभीर रहा कि 2006 से लेकर 8 के बीच में निर्दलीय विधायक चुनकर आते हैं और वो सीएम की कुर्सी में बैठते हैं। नाम है उनका मधु कोड़ा। जेल में भी गए, जेल से बाहर आए, अभी आपकी पार्टी में वो शामिल भी हुए हैं अपनी पत्नी के पीछे बैक दरवाजे से। तो ये है कि टैग लगते हुए आता है आपकी पार्टी के साथ कि बीजेपी में जितने भी भ्रष्ट लोग जाएंगे वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाएंगे। तो मधु कोड़ा वाले मामले किस? देखिए, मधु कोड़ा अभी हमारे पार्टी में नहीं है। उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी है, मधु कोड़ा की पत्नी है, पहला चीज। दूसरा चीज, मधु कोड़ा को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत मधु कोड़ा को, सुनिए, एक मिनट, नहीं, बेल और बरी में फ़र्क होता है, यही चीज़ें समझने की जरूरत है। अगर आपको बेल मिला है तो आपका केस अंडर ट्रायल है और ट्रायल के बाद निर्णय होगा कि वो जो है उसमें बरी देना है या सजा देना है। भानु प्रताप शाही, लालू प्रसाद यादव का केस जो है ट्रायल में था, बेल पे बाहर थे, बाद में सीबीआई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सबने सजा बरकरार रखा और 6 साल वो जेल के अंदर रहे। और आज जो है आयोग घोषित है, आज वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। तो बरी और बाइज्जत बेल में फ़र्क है, बाइज्जत बरी और बेल में फ़र्क है। तो बाइज्जत बरी है, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। जब आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तो मुख्यधारा में राजनीति में लौटे हैं। अगर आरोप सिद्ध हो जाता तो हम अपनी पार्टी में नहीं रखते उनको। ये चीज़ें हैं। मनीष जी, बहुत देर से हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिक्स ही चल रहा है, उसके वजह से माहौल जो है बहुत गरमाया हुआ है। तो मैं कुछ हटकर सवाल पूछना चाहती हूँ। आप एज ए यूट्यूबर भी काम करते थे, फिलहाल भी काम करते हैं, तो आपका जर्नी कैसा रहा एज ए यूट्यूबर? एज ए यूट्यूबर जो है किसी का भी जर्नी अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से आता है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसको संघर्ष करना पड़ता है।
अनेकों जगहों पे जो है समस्याएं होती हैं, बदतमीजियाँ होती है, गाली सुनना पड़ता है, धक्का मुक्की होता है, जेल जाना पड़ता है, FIR होता है। और इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप ये निर्णय कर लेते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो भगवान भी साथ देते हैं। जैसे मैं बानोछापर में एक रोड था 12 फीट 4 इंच चौड़ा, और वो भी 20 साल से टूटा हुआ था। मैंने आवाज़ उठाया, DM साहब ने मुझे बुलाया, DM साहब ने बोला कि वीडियो डिलीट करो। मैंने बोला कि नहीं सर, मैं नहीं डिलीट करूंगा। तो मैं निकला तो DM साहब ने बोला ये पगला है, रोडवा बनवाना ही पड़ेगा। और उसके बाद से बानोछापर में जो है मस्त लगभग 40 फीट चौड़ा रोड बना ग्रामीण एरिया में। बाद में वो नगर निगम में आ गया, लेकिन उस समय ग्रामीण एरिया में पूरे चंपारण में सबसे चौड़ा रोड वहीं बना था। हजारी का रोड ख़राब था, मैं जाके रोड पे सो गया और बोला कि तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये रोड नहीं बन जाए, नहीं तो पुलिस उठा के हमको जेल में नहीं डाल दे। फिर बाद में जो है वहाँ के नेता होता लोग आए, फिर रोड बना, ये सारी चीज़ें। तो आपको जो है संघर्ष करने के लिए तैयार होना होगा। अगर संघर्ष करने के लिए तैयार है तब यूट्यूबर बनिए। यूट्यूबर का भी अलग अलग तरीका होता है। एक सोशल रिफॉर्मर होता है, जैसे हम लोग सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। और कुछ लोग अश्लीलता परोसते हैं, कुछ लोग टेक्निकल नॉलेज देते हैं, कुछ लोग कॉमेडी करते हैं। तो सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो हम लोग सोशल रिफॉर्मर हैं। अगर आप सोशल रिफॉर्मर बनना चाहती हैं तो आपके करेज के अंदर एगो मजबूत करेज होना चाहिए, और तभी आप यूट्यूब के जरिए सोशल रिफॉर्म ला सकती हैं। तो मनीष जी, आप अभी नेता भी हैं, तो कौन सा एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहा या फिर ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा? दोनों संघर्ष करना है, दोनों में संघर्ष करना है, क्योंकि मुझे विरासत में कोई राजनीति संपत्ति नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो मुझे यहाँ भी संघर्ष करना है, वहाँ भी संघर्ष मैंने किया। यूट्यूब के दुनिया में भी मैंने संघर्ष किया, उसके बाद से मैंने नाम बनाया। मैंने कभी किसी को कॉपीराइट नहीं भेजा, कभी किसी को कॉपीराइट नहीं भेजा। जिसको मन किया जो लगाया, चलाया, काट कूट के वीडियो, सब कुछ सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं। अभी भी एक ने तो मुझे धमकी दिया है कि आपको जो है 10 दिन के अंदर मार देंगे। अभी देखिए, फिर भी हम जो है बिना सुरक्षा, बिना ये हम चलते रहते। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट्स दरोगा यादव। देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो डाला, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए आप पढ़िए, आप खुद पढ़िए, आप पढ़िएगा और माइक लेके जो है बताइए। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दरोगा यादव ने क्या लिखा हुआ है। देखिए, माँ कसम तुमको 10 दिन के अंदर अगर गोली नहीं मारा तो एक बाप का बेटा नहीं, मजाक में नहीं लेना। अब बताइए ये फेक अकाउंट है कि कौन सा अकाउंट है? पप्पू यादव का फोटो लगा हुआ है इसके DP पे, और ये जो है मुझे धमकी दे रहा है कि माँ कसम 10 दिन के अंदर गोली मार दूंगा। ये चीज़ है। तो संघर्ष करना होगा। हमारे पास कोई CRPF का सुरक्षा नहीं है, हमारे पास Y+, Z+, NSG, SPG सुरक्षा नहीं है। फिर भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ दहाड़ते हैं। भगवान मेरे साथ अगर हैं तो ये दरोगा यादव मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जितना दिन मुझे इस धरती पर रहना है उतना दिन मैं रहूँगा। ये देखिए बिहार के DGP साहब, इसको देखिए, और इस पे जो है कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष जी, एक और क्वेश्चन है कि जब हम YouTube पे कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स को कैसे डील करते हैं? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जितने भी यूट्यूबर हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप पॉजिटिव कमेंट के प्रोफाइल को खोल के देखिएगा, पॉजिटिव कमेंट के प्रोफाइल को, तो आप देखिएगा कि वो लोग अच्छे लोग हैं, शालीन लोग हैं, सभ्य लोग हैं, समाज में उनका इज्जत है और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा धंधा कर रहे हैं। जितना भी पॉजिटिव कमेंट आप खोल के देख लीजिए। जितना निगेटिव कमेंट खोलिएगा यूट्यूब पे, आप देखिए वो लफुआ होगा, लफंगा होगा, बेरोजगार होगा, समाज में कोई इज्जत नहीं होगा, 2 कौड़ी का आदमी होगा, वही निगेटिव कमेंट करता है। आपके अच्छे कामों पे अगर कोई निगेटिव कमेंट कर रहा है तो समझिए कि वो एकदम निहायती निर्लज, बेशरम, कमीना इंसान है। तो वो सब के चक्कर में काहे पड़ना? अगर 10% ऐसे लोग नहीं रहेंगे ना तो आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा। तो वैसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने ही आग में जल के राख हो जाते हैं, और राख का कोई अस्तित्व नहीं होता है। राख को तो आप फूंक दीजिएगा तो उधी आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब भी पॉजिटिव कमेंट पे टिक कीजिएगा यूट्यूब पे, किसी के भी प्रोफाइल पे, आप मेरे ही नहीं, आप अपने प्रोफाइल पे चले जाइए, किसी नेता के प्रोफाइल पे चले जाइए, आप पक्ष या विपक्ष किसी भी पार्टी के नेता के प्रोफाइल पे चले जाइए, पॉजिटिव कमेंट वाले को देखिए, उनका सामाजिक स्थिति देखिए, उनका इज्जत देखिए, उनका फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, उनका वर्किंग स्टाइल देखिए। निगेटिव कमेंट वाला को देखिए तो निगेटिव वाले तो
जो खुदे निगेटिव है वही ना निगेटिव कमेंट करता है। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आजकल की जो युवा है वो यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा करने लगी है, तो आप उन युवाओं पर क्या अपना सजेशन देना चाहते हैं कि वो अपने वीडियोस पर ऐसा क्या कंटेंट लाए कि उनको भी रीच मिले और वो एक पॉपुलर यूट्यूबर बन पाए? देखिए, यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इमोशन, एग्रेशन और क्रिएटिविटी, ये तीन ही चीज़ से चलता है। चौथा चीज़ कुछ नहीं चाहिए। या तो आपके अंदर इमोशन होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, या क्रिएटिविटी होना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी के अंदर क्रिएटिविटी है, वो अपने उस टैलेंट के वजह से जो है प्रधानमंत्री बने। उनका यूट्यूब पे देखिए आज 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है। कैरी मिनाटी अपना एग्रेशन दिखाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो भी है, हम उनको बुरा नहीं कहते हैं क्योंकि लोग फॉलो करते हैं। 40 मिलियन से ज़्यादा, 43 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है। ये चीज़ है। एग्रेशन, इमोशन दिखाइए, जैसे इमोशनली कोई अपील कर देता है तो पूरा देश जो है सुनने लगता है और देश जुड़ जाता है। तो ये तीन चीज़ जो है अगर आपके अंदर है तो इस सोशल मीडिया पे वीडियो बनाइए। बाकी अगर ये तीन चीज़ नहीं है तो फालतू जो है, मैं तो उन लड़कियों को भी, मैं, आप दोनों तो लड़की हैं, मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि हम अश्लील कंटेंट अगर लेके आएंगे इंस्टाग्राम पे जो है, अगर जिस्म दिखाएंगे तो हमें जो है फॉलोअर मिलेगा, और मिलता भी है, हालांकि बहुत ज़्यादा फॉलोअर मिलता भी है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक इज्जत जो है आपका 0/सन्नाटा हो जाता है, और भविष्य में जो है आपको जो है लोग जो है गलत नज़रिए से देखते हैं। आप अच्छा भी काम कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शरीर ढक के जो है रील बनाती है और उनके जो है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अच्छे खासे फॉलोअर है। तो अच्छा काम कीजिए, जिस फील्ड में भी रहिए उस फील्ड में अच्छा काम कीजिए, और प्रयास कीजिए कि 90% लोग आपको सही कहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपके पास सवाल है? मेरा सवाल एक ये है कि आप बिहार का सीएम बनेंगे या कि आप यूट्यूबर ही रहेंगे? इस सवाल आखिरी है कि ठीक है। होई वही जो राम रचि राखा। भगवान जिस रास्ते पे भेजेंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ पे हम लोग जाएंगे। लेकिन यूट्यूबर जो मैं हूँ, यूट्यूब तो मेरा चैनल हमेशा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी का भी चैनल यूट्यूब पे है, बहुत सारे लोगों का चैनल है। लेकिन अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं राजनीति के जरिए जो है मैं अपने बिहार का और देश का भला करना चाहता हूँ। सब लोग चाहते हैं, और वहाँ पे आपको जो है ताकत मिलता है, पावर मिलता है, आपको कुछ करने की आज़ादी मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं पॉलिटिक्स में जल्दी से सफल हूं, और सफल होने के बाद जो है मैं अपने दम पे जो है बिहार का जो है कुछ दशा और दिशा दोनों बदलने का प्रयास करूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। चूँकि झारखंड में चुनाव है और मैं चाहूँगी कि बिहारी अंदाज में एक लोकतंत्र के महापर्व में लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, इसकी अपील आप ज़रूर लाइव इंडिया के। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और मैं कह रहा हूं कि अगर वोट नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो वोट दो, घर से बाहर निकलो, वोट दो, और बटना नहीं है, एक साथ रहना है, और एक साथ होके जो है वो भारी से भारी संख्या में वोट देना है। 90% से ज़्यादा वोटिंग जो है हिंदू बहुल क्षेत्रों में होनी चाहिए किसी भी हाल में, और राष्ट्रवादी पार्टी को जो झारखंड का विकास कर सके, विकास का जिसके पास रोड मैप हो, उस पार्टी को वोट दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आप लोगों से अपील कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, अपना ये कीमती। पोर्शन मत काटिएगा, बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो इतना मेहनत से जब हम आए हैं, इतना मेहनत की है, इतना देर तक हम बोले हैं, तो वोट फॉर वो हम नहीं कह सकते, वो हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं। लेकिन आप तो वोट दीजिएगा ना, तो झारखंड के विकास के लिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? वो विकास होगा, और वो विकास वही होगा जो जनता तय करेगी। और हमारी अपील यही होगी कि आपकी भी सुरक्षा की गारंटी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत आपको भी कुछ नहीं होने देंगे। सत्ता में अगर आप आते हैं तो हम भी उम्मीद यही करेंगे कि हमारी भी सुरक्षा जो है वो आपके हाथों में है। लेकिन मनीष जी ने अपने अंदाज में तो वोट अपील की है, लेकिन एक अपील लाइव इंडिया यही करेगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, और इस लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने भी अधिकार नागरिकों को मिले हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का अधिकार। और ये वो अधिकार है जिसे पा करके हम एक स्वतंत्र नागरिक बनते हैं, जिसके पास ताकत है सरकार बनाने की और सरकार गिराने की। सही सरकार का चयन आप करिए, ना कि उस सरकार का चयन हम करें, और आप वही वोट दीजिए जहां आपका दिल कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे तमाम पत्रकारों के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।